ये सिर्फ एक केस नहीं, अनगिनत टूटी हुई जिंदगियों की कहानी है। उन लड़कियों की कहानी जिनकी उम्र खेल और सपनों की थी, लेकिन उन्हें डर, दबाव और शोषण का सामना करना पड़ा। सालों तक खामोश रहने के बाद इन महिलाओं ने कांपती हुई आवाज में सच बोला, ताकि दुनिया जान सके कि ताकत और पैसे के पीछे छुपा अंधेरा कितना गहरा था। उनके शब्दों में दर्द है, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत है। ये आवाजें सिर्फ इंसाफ नहीं मांग रही, बल्कि ये तय करना चाहती हैं कि आगे कोई और बच्ची ऐसी खामोशी में ना जिए। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में, यानी कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, और सुनेंगे उन पीड़ितों की आवाज जो सालों तक ये क्रूरता बर्दाश्त करती रही। शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जेफरी एप्स्टीन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। बचपन से ही एप्स्टीन पढ़ाई में तेज था, खासकर मैथ्स में। उसने लाफायट हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने कूपर यूनियन और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उसने अपनी डिग्री पूरी नहीं की। सिर्फ 21 साल की उम्र में 1974 में उसे न्यूयॉर्क के मशहूर डाल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ये एक बहुत महंगा प्राइवेट स्कूल था जहां अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पढ़ाते समय एप्स्टीन की जान पहचान कई बड़े और अमीर लोगों से हो गई। उसी दौरान एक स्टूडेंट के पिता, जो बियर स्टर्न नाम की बड़ी निवेश कंपनी के सीईओ एलन ग्रीनवर्क थे, उन्होंने 1976 में एप्स्टीन को अपनी कंपनी में नौकरी दिला दी। वहां एप्स्टीन ने शेयर बाजार, ऑप्शन ट्रेडिंग और टैक्स से जुड़े काम सीखे और जल्दी आगे बढ़ा। हालांकि 1981 में उसे कंपनी से निकाल दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में आरोप है कि उस पर क्लाइंट्स के पैसे के गलत इस्तेमाल का शक था। 1981 में नौकरी से निकलने के बाद जेफरी एप्स्टीन ने खुद का काम शुरू किया। पहले उसने इंटरकॉन्टिनेंटल असिस्ट ग्रुप नाम की कंपनी बनाई और बाद में 1987 में जेफरी एप्स्टीन एंड कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी कहा गया। उसकी कंपनी आम लोगों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ बहुत अमीर लोगों यानी कि अरबपतियों का पैसा संभालता था। उसका सबसे बड़ा और खास क्लाइंट था लेस वेक्सनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड का मालिक था। वेक्सनर ने एप्स्टीन पर इतना भरोसा किया कि 1991 में उसे पावर ऑफ अटर्नी दे दी। इसका मतलब था कि एप्स्टीन वेक्सनर के पैसे, संपत्ति और कई बड़े फैसलों को संभाल सकता था। वेक्सनर ने एप्स्टीन को कई महंगी प्रॉपर्टी इस्तेमाल के लिए दी। इसमें न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ा और कीमती घर, फ्लोरिडा के पास बीच में मकान, न्यू मैक्सिको में करीब 10,000 एकड़ का जोरो रेंच और वर्जिन आइसलैंड में लिटिल सेंट जेम्स नाम का निजी आइसलैंड शामिल था। एप्स्टीन की कुल संपत्ति कितनी थी, इस पर आज भी साफ जानकारी नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स में उसकी नेटवर्थ 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर के बीच बताई जाती है। 1990 के दशक से जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे। वो आमतौर पर 14 से 17 साल की लड़कियों को निशाना बनाता था। बताया गया कि वो मसाज के नाम पर पैसे देकर लड़कियों को बुलाता और फिर उनका यौन शोषण करता। कई पीड़ितों ने कहा कि उन्हें मॉडलिंग करियर में मदद, महंगे गिफ्ट और पैसों का लालच दिया जाता था। इस काम में घिसलेन मैक्सवेल उसकी अहम सहयोगी मानी गई। वो एक अमीर ब्रिटिश परिवार से थी और उसके पिता रॉबर्ट्स मैक्सवेल बड़े मीडिया कारोबारी थे। गवाहियों के अनुसार मैक्सवेल अलग अलग जगहों जैसे मॉल या स्कूल से लड़कियों से दोस्ती करती, उनका भरोसा जीतती और फिर उन्हें एप्स्टीन के पास ले जाती। कुछ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि वो खुद भी इस शोषण में शामिल थी। बाद में मैक्सवेल को अदालत ने दोषी ठहराया। कहा जाता है कि ये घटनाएं एप्स्टीन के घरों और उसके निजी आइसलैंड पर होती थी। वो अपने प्राइवेट जेट का भी इस्तेमाल करता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसने अपने पैसे, ताकत और बड़े लोगों से संबंध का इस्तेमाल कर लंबे समय तक ये अपराध छिपाए रखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट रिकॉर्ड में कई मशहूर और ताकतवर लोगों के नाम दर्ज थे। हालांकि किसी का नाम लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं कि उसने कोई अपराध किया। ये बात जांच एजेंसियां भी कहती रही हैं। उसके निजी आइसलैंड पर कैमरे लगे होने की बातें भी सामने आई। कुछ लोगों को शक था कि ये रिकॉर्डिंग बाद में दबाव या ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को इसका साफ सबूत नहीं मिला। जांच में ये आरोप भी सामने आए कि एप्स्टीन अपने पैसे, रसूख और बड़े लोगों से संबंधों का इस्तेमाल
करके ताकत और कंट्रोल पाना चाहता था। कहा जाता है कि वह अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता था। उस पर यह भी आरोप था कि वो लोगों को खुश करके या एहसान करके अपने लिए फायदे लेता था। यानी कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि प्रभाव, ताकत और गलत तरीके से बनाए गए रिश्तों का बताया जाता है। एप्स्टीन ने अपने कनेक्शन बहुत सोच समझ कर बनाए। वो अमीर और मशहूर लोगों से पार्टियों, डिनर और अपने प्राइवेट जेट की सैर के जरिए दोस्ती करता था। इसी तरह उसकी पहचान बड़े सर्कल तक बनी। लेस वेक्सनर उसका सबसे बड़ा सहायक माना जाता है। उसने एप्स्टीन पर भरोसा किया और उसे पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते खत्म हो गए। डोनाल्ड ट्रंप से उसकी 1990 से 2000 के बीच जान पहचान थी। कुछ मौकों पर साथ दिखे, लेकिन बाद में दूरी बन गई। ट्रंप पर एप्स्टीन केस में कोई अपराध साबित नहीं हुआ। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के जेट से कुछ यात्राएं की थी, ज्यादातर चैरिटी काम से जुड़ी बताई गई। उनके खिलाफ भी कोई आपराधिक सबूत सामने नहीं आया। प्रिंस एंड्रयू पर वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाए। उन्होंने इनकार किया, लेकिन मामला बाद में सिविल सेटलमेंट पर खत्म हो गया। बिल गेट्स की मुलाकातें कथित तौर पर परोपकारी काम के सिलसिले में हुई थी। एलन मस्क का नाम कुछ ईमेल में आया, पर उन्होंने किसी गलत काम से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा कई और बड़े नाम सामाजिक या व्यवसायिक संपर्क में दिखे। जांच एजेंसियों ने कहा कि सिर्फ नाम जुड़ना अपराध का सबूत नहीं होता और कोई आधिकारिक क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली जिसमें अपराध दर्ज हो। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहला बड़ा मामला 2005 में सामने आया। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद FBI ने जांच शुरू की, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर कहा गया। 2008 में एप्स्टीन ने एक डील की। उसने प्रोस्टिट्यूट से जुड़े आरोप मान लिए और उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई। इस दौरान उसे वर्क रिलीज भी मिली, यानी कि वो दिन में बाहर जा सकता था। ये डील उस समय के लिए अमेरिकी अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा ने की थी। बाद में यही मामला विवाद बना और अकोस्टा ने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया। 2018 में मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के बाद मामला फिर चर्चा में आया। 2019 में एप्स्टीन पर फेडरल स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगाए। 6 जुलाई 2019 को उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने इसे फांसी लगाकर आत्महत्या बताया। हालांकि इस पर कई साजिश वाली बातें भी चर्चा में रहती हैं। उसकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया गया और 2022 में उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई। ये तो थी जेफरी एप्स्टीन की बात। अब बात करते हैं उन पीड़ितों की जिन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। एप्स्टीन केस में कई लड़कियों और महिलाओं ने हिम्मत करके अपनी आप बीती बताई। इनमें से ज्यादातर उस समय नाबालिग थीं। उन्होंने अदालत में, इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दस्तावेज जारी होने के बाद अपने बयान दिए। इन पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में डर, दबाव और लालच के माहौल का सामना किया। कई ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ ने बताया कि वे सालों तक मानसिक तनाव, शर्म, डर और ट्रॉमा में जूझती रही। उनके बयानों में दर्द साफ झलकता है। रोते हुए, टूटती आवाज में उन्होंने बताया कि ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल था। कई महिलाओं ने कहा कि उन्हें लंबे समय तक लगा कि उन्हें कोई नहीं सुनेगा। फाइल्स जारी होने के बाद भी कई सर्वाइवर्स ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि उनकी पहचान और निजी जिंदगी को खतरा हुआ, जबकि असली दोषियों पर पूरी कार्रवाई अभी भी अधूरी लगती है। ज्यादातर पीड़ितों की एक ही मांग रही है, न्याय, जवाबदेही और सच्चाई को पूरी तरह सामने लाया जाए ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे उन महिलाओं में से थी जिन्होंने इस मामले में खुलकर अपनी बात रखी। उनके अनुसार जब वे किशोर उम्र में थी तब उनकी मुलाकात घिस्लेन मैक्सवेल से हुई। गिफ्रे ने आरोप लगाया कि मैक्सवेल ने उनसे दोस्ती की और फिर उन्हें जेफरी एप्स्टीन के पास ले गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनका यौन शोषण हुआ, जिससे उन्हें गहरा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचा। गिफ्रे का कहना था कि अगर मैक्सवेल उन्हें उस माहौल में ना ले जाती तो वे इस जाल में नहीं फंसती। उन्होंने अदालत में बयान देते हुए कहा कि वो खुद को मजबूर, डरी हुई और फंसी हुई महसूस करती थी। उन्होंने प्रिंस एंड्रयू पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए। प्रिंस एंड्रयू ने इन आरोपों से इनकार किया। मामला 2022 में सिविल सेटलमेंट पर खत्म हुआ, जिसमें कानूनी तौर पर दोष स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन विवाद जारी रहा। गिफ्रे ने कई इंटरव्यू में कहा कि पीड़ितों के लिए सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब सामने ताकतवर लोग हों। उनका संदेश यही था कि पीड़ितों की आवाज सुनी जाए और न्याय की प्रक्रिया पूरी हो।
ऐसे मामलों में परिवारों और पीड़ितों का कहना रहता है कि हर नई खबर या दस्तावेज सामने आने पर पुराना दर्द फिर से उभर आता है। इसीलिए संवेदनशीलता और न्याय दोनों जरूरी है। एनी फार्मर भी उन पीड़ितों में से हैं जिन्होंने आगे आकर अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब वे लगभग 16 साल की थी तब उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल से हुई। एनी के अनुसार वे न्यू मैक्सिको में एप्स्टीन के रेंच पर गई थी। वहां मसाज के बहाने एप्स्टीन ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और मैक्सवेल ने इसमें उसकी मदद की। एनी ने लंबे समय तक इस अनुभव को अपने मन में से निकालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाई और अदालत में गवाही दी। मैक्सवेल की सजा के समय एनी ने कोर्ट में कहा कि अब वे सच बोल रही हैं ताकि जो हुआ उसे छुपाया ना जाए। हाल के वर्षों में उन्होंने ये भी कहा कि दस्तावेजों का सार्वजनिक होना पारदर्शिता के लिए जरूरी है, लेकिन जब पीड़ितों की पहचान गलती से सामने आ जाती है तो उनके लिए ये बहुत दर्दनाक हो जाता है। कोर्टनी वाइल्ड भी एप्स्टीन मामले की एक पीड़िता हैं जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। एप्स्टीन की मौत के बाद उन्होंने कोर्ट में कहा कि उसकी मौत की वजह से उन्हें और बाकी पीड़ितों को अदालत में उससे सीधे सवाल करने और सामना करने का मौका ही नहीं मिला। उनके शब्दों में उनसे जिम्मेदारी से बचने का रास्ता चुन लिया। कोर्टनी का मानना है कि 2008 में जो कानूनी डील हुई थी जिसमें एप्स्टीन को बहुत हल्की सजा मिली, उसने असली न्याय को नुकसान पहुंचाया। उन्हें लगता है कि उस समय पीड़ितों की आवाज को ठीक से नहीं सुना गया। उन्होंने अमेरिका की संसद कैपिटल हिल पर भी भाषण दिया और कहा कि लोग इस मामले का नाम बार बार सुनकर थक चुके हैं, लेकिन सच और पूरा न्याय मिलना भी जरूरी है। हाल में जब केस से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक हुए तो कोर्टनी और कई अन्य पीड़ितों ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि कुछ पीड़ितों की पहचान गलती से सामने आ गई, जिससे उन्हें फिर मानसिक चोट पहुंची, जबकि जिन लोगों पर आरोप है वे अब भी सुरक्षित हैं। उनके मुताबिक ये बेहद गलत और दुखद स्थिति है। कैरोलिन ने ट्रायल में बताया कि वो 14 साल की थी तब वर्जीनिया गिफ्रे ने उसे कहा कि वो एप्स्टीन के लिए मसाज करके पैसे कमा सकती है, लेकिन एप्स्टीन ने उसे बार बार गलत तरीके से छुआ और वो ड्रग्स में फंस गई। कैरोलिन ने कहा कि उसका बहुत दर्द है और वो अब भी उस अनुभव से लड़ रही है। जेन ने कहा कि वो भी 14 साल की थी। 1994 में समर कैंप में मैक्सवेल और एप्स्टीन ने उसे देखा और एप्स्टीन के पास भेज दिया। मैक्सवेल ने उसे अपने घर ले जाकर शोषण में शामिल किया। जेन ने कहा कि मैक्सवेल का व्यवहार बहुत ठंडा और कड़ा था। जोहाना सोजोवर एक और पीड़िता हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंस एंड्रयू ने एप्स्टीन के घर में उसके साथ फोटो खिंचवाई और उसने उसके शरीर को छुआ। जोहाना ने बताया कि एप्स्टीन कई लड़कियों का मसाज के बहाने इस्तेमाल करता था। 2026 में जब फाइल्स रिलीज हुई तो कई पीड़ितों ने कहा कि DOJ ने वादा किया था कि उनके नाम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कई नाम और फोटोज बाहर आ गए, जिनमें कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। डैनियल वेंस्की एक पीड़िता ने कहा कि अब पीड़ितों की प्रोटेक्शन कहाँ है, जबकि हम अब्यूज करने वालों को सुरक्षित कर रहे हैं। उनकी वकील ग्लोरिया ने कहा कि पीड़ित बहुत दुखी और परेशान है क्योंकि उनका नाम आसानी से पढ़ा और पहचाना जा सकता है। एक ग्रुप स्टेटमेंट में 20 पीड़ितों जैसे एनी फार्मर, डैनियल वेनेस्की आदि ने कहा कि उनकी पहचान और नाम फिर से फाइल्स में बाहर आ गए हैं, जबकि उन पुरुषों को जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई उन्हें अब भी सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है और उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती है। पीड़ितों का कहना है कि फाइल से कोई नया सबूत नहीं मिला जो उन्हें न्याय दिला सके, बल्कि उन्हें फिर से डर और दर्द हुआ। वे DOJ से मांग कर रही हैं कि बाकी फाइल्स भी जारी हों, जैसे FBI की 302 विक्टिम इंटरव्यूज। कई पीड़ितों ने कैपिटल हिल पर अपने अनुभव बताए। जेना लिसा जोन्स ने रोते हुए कहा कि जब वो 14 साल की थी पहली बार उसे चोट पहुंचाई गई तो उसे बहुत डर लगा और अब भी लगता है कि शायद उसकी ही गलती थी। मरीना लेसे रडा ने कहा कि ये कोई झूठ नहीं है, वे सच बोल रही हैं और पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। पीड़ितों की मुख्य मांग है कि एप्स्टीन और मैक्सवेल ने उसकी जवानी, सपने और मासूमियत छीन ली। वे अकेले नहीं थे, कई शक्तिशाली लोग भी इसमें शामिल थे। एप्स्टीन की मौत के कारण ट्रायल रुक गया, लेकिन हिसाब अभी भी होना चाहिए। 2026 में फाइल्स रिलीज हुई, लेकिन पीड़ितों को लगता है कि अभी भी ताकतवर लोग सुरक्षित हैं और उनकी प्राइवेसी और मानसिक स्थिति ठीक होने का खतरा है। वे न्याय, जिम्मेदारी और बेहद सुरक्षा की मांग कर रही हैं। ये कहानी बहुत दर्दनाक है, लेकिन इन महिलाओं की हिम्मत से सच सामने आया है। खैर, एप्स्टीन की ये पूरी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।